हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ 12 बजे हम लोग UPSC मेंस और UP PCS के मेंस के सिलेबस को कवर करते हैं, जिसमें मैं आपको वर्तमान में GS4 पढ़ा रहा हूं और हमने संकल्प लिया कि पूरे अक्टूबर मंथ में GS4 को कंप्लीट करा देंगे। तो ठीक है, तो GS4 में मैं आपको पिछले क्लासेस में करीब करीब आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं, जिसे मैंने नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि के जो बेसिक इंट्रोडक्शंस थे उसको मैंने कराया। फिर मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व को पढ़ा चुका हूं, इसके निर्धारक को पढ़ा चुका हूं, इसके परिणाम को पढ़ा चुका हूं। आज मैं पढ़ने वाला हूं नीति शास्त्र का आयाम। नीति शास्त्र का आयाम को आज पढ़ाऊँगा और इसी के साथ साथ जो है फिर अगले क्लासेस में निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका, और ये मानवीय मूल्य मैं आपको दूसरे क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों को हम लोग जो है भारत और विश्व के नैतिक विचारकों, दार्शनिकों के योगदानों के साथ साथ हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ हम लोग 1-2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नीति शास्त्र के आयाम। तो चलिए अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि नीति शास्त्र के आयाम क्या है। तो नीति शास्त्र के आयाम यानी कि डायमेंशन ऑफ इथिक्स। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा, चूँकि मैं पैड पे पेन से लिख नहीं पाता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, अभी हाथ नहीं बैठा हुआ है। तो डायमेंशन ऑफ इथिक्स पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो यानी आयाम की बात करेंगे हम लोग नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र कितने आयाम हैं, क्या क्या आयाम है। आयाम का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि आयाम का आशय उन पक्षों या क्षेत्रों से है, उन पक्षों या क्षेत्रों से है जहां उचित अनुचित, ठीक है, अनुचित, ठीक, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य की विवेचना क्या है, उसके मानदंडों का तथा उसके मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। उसी को हम आयाम बोलते हैं। ठीक है, जिसके आधार पे। ठीक, तो अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो नीति शास्त्र के 3 आयाम हैं। नीति शास्त्र के मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 भागों में इसको बांटकर देखा जा सकता है। किसको? नीति शास्त्र को। ये प्योर एथिकल जो चैप्टर है, एथिक्स का ये प्योर चैप्टर है। अब ये प्योर थ्योरी वाला चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि नीति शास्त्र के आयाम को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला भाग है मानकीय नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव इथिक्स। दूसरा है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र यानी अप्लाइड इथिक्स, और तीसरा है अधिनीति शास्त्र, मेटा इथिक्स। मतलब क्या? अब इसको थोड़ा इंग्लिश वाले वर्जन को देखिएगा। पहला आपको है नॉर्मेटिव इथिक्स, ठीक। अब दूसरा है अप्लाइड इथिक्स यानी जहां अप्लाइड करते हैं उसको, ठीक है, अनुप्रयुक्त वाला, और मेटा इथिक्स, ठीक है, अधिनीति शास्त्र। यानी 3 भाग में इसको हम बांट करके देखते हैं। तो फिर हम किसको देखते हैं? नीति शास्त्र के आयामों को। ठीक, तो नीति शास्त्र के जो आयाम को 3 भाग में बांट कर देखते हैं। तो पहला आता है नॉर्मेटिव इथिक्स। इसको आपको याद ही करना है। इसको याद करना इससे जरूरी है, क्योंकि इसको अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और प्योर एथिकल जो चैप्टर होता है ना, प्योर एकदम थ्योरी वाला पोर्शन, वो वाला है। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ मानकीय नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव इथिक्स। तो थोड़ा सा आपको जो है इसमें हम क्या है कि मैं आपको डिटेल में बता दूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ठीक, इसके बाद जो है फिर आपको मैं जो नोट्स है उसमें से बताऊँगा। तो नॉर्मेटिव इथिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इथिक्स है या नियामक विज्ञान। ठीक है, नॉर्मेटिव इथिक्स को बोलते हैं नियामक, जो है नियामक जो एथिक्स है। ठीक है, तो यानी क्या है कि एक नीति शास्त्र क्या है? एक विज्ञान है, एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि किसी एक क्षेत्र विशेष का क्या करते हैं? सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं। व्यवस्थित अध्ययन करते हैं किसी क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? नीतिगत क्षेत्र का। मानव की नैतिक समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। नैतिक समस्याओं का क्या करते हैं? जो है इसका विधिवत अध्ययन करते हैं। निष्पक्ष अध्ययन करते हैं। साथ साथ क्या करते हैं? वास्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक हमारा क्या है कि एक नीति शास्त्र क्या है? आदर्श मूलक विज्ञान है। इसको मैंने आपको पहले क्लास के अंतर्गत ही बताया था। ठीक, तो मानकीय नीति शास्त्र में ये है कि इसमें नैतिक नियमों, मानकों, सिद्धांतों की स्थापना होती है। इसी के आधार पर मानव के आचरण को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। मानकीय नीति शास्त्र में नॉर्मेटिव में क्या होता है कि जो नॉर्म्स होंगे,
नॉर्मेटिव में नॉर्म्स होंगे, यानी कुछ मानक होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, उसकी स्थापना होगी और उसी के आधार पर मानव जीवन के आचरण को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है मानकीय नीति शास्त्र का, कि मानव जीवन का मार्गदर्शन कर व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में क्या हो, सामंजस्य कर सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। किसकी? सुखद मानवीय जीवन की। ये इसका उद्देश्य है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको एक बार और बता दूं तो इसमें क्या है कि नीति, इसमें जो नॉर्मेटिव एथिक्स में नैतिक नियमों, मानकों, सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। इसी के आधार पर मानव के आचरण को उचित या अनुचित में बांटते हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है कि मानव जीवन का मार्गदर्शन कर व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में क्या हो, सामंजस्य हो, जिससे सुखद मानवीय जीवन की क्या हो सके, स्थापना हो सके। अब मानकीय नीति शास्त्र को 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। 3 भागों में। पहला है परिणामवादी नीति शास्त्र। परिणामवादी नीति शास्त्र क्या है कि जब मानव के क्रियाकलापों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित उस कर्म से उत्पन्न परिणाम के आधार पर करते हैं तो उसे परिणामवादी नीति शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत ही परिणामवादी जो है नीति शास्त्र आता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत इसका सब सेक्शन है ये। ठीक है, इसी का एक सब सेक्शन है 1.1। ठीक है, इसे क्या आता है, इसी में जो मानव के क्रियाकलाप होंगे, जो से कर्म होंगे, उसी के आधार पर क्या होगा कि उचित अनुचित रूप क्या उदाहरण उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण होगा। किस आधार पे? जो परिणाम आएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपने क्रिकेट खेला। ठीक, अगर आपने क्रिकेट के एक बॉल पर उसने छक्का मार दिया तो वो चीज मान लीजिए वो उचित हो गया, पर वही अगर आप आउट हो गए तो भले ही आपने अच्छा स्ट्रोक खोला, आपने अपने डिफेंस किया हो, पर आप मतलब परिणाम के आधार पर ही भले ही आप अच्छा खेल रहे हो, अगर आप हार गए तो ये आपको अच्छा खेलना नहीं समझ में आएगा, ये हार गए तो आपको बुरा बोला जाएगा। तो ये परिणामवादी दृष्टिकोण, इसमें क्या है, सुखवाद और उपयोगितावाद इसी पे आधारित है। ठीक है, दूसरा एक आता है परिणाम निरपेक्ष। पहला क्या है, परिणाम, दूसरा आ गया परिणाम निरपेक्ष। मतलब किसी कर्म के उचित या अनुचित होने का निर्धारण क्या है, परिणाम के आधार पर न होकर के जो उसके अंतस्थ मूल्यों या नियमों के आधार पर होता है उसे परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र कहते हैं। इसे ही डेनोटोलॉजिकल यानी निष्प्रयोजनवाद नीति शास्त्र भी कहा जाता है। एकदम प्योर ये एकदम थियोरी है, इसको याद रखिए कि मतलब क्या है कि किसी भी कर्म का जो उचित या अनुचित का निर्धारण होगा परिणाम पर नहीं होगा। परिणाम आपका कुछ भी हो, पर आपके रास्ते सही होने चाहिए, आपके रास्ते नियम आधारित होने चाहिए, आपके अंदर जो मूल्यों की जो बात है, नॉर्म्स है, एथिक्स है, उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, जो आपके कायदे कानून है उसके अनुसार अगर हो तो वो क्या है, वो नीतिगत है, वही नीति शास्त्र के अनुसार, उसी को परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र बोलते हैं। उसी को निष्प्रयोजनवाद यानी डेंटोलॉजिकल नीति शास्त्र भी कहते हैं। और इसके समर्थक कौन है? कांट है। कांट का पूरा नाम क्या है? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। ठीक है, इस कांट के इसके समर्थक है, प्रबल समर्थक है कांट इसके। ठीक है, अब कांट क्या बोलते हैं? कांट जो है यही बोलते हैं कि कांट इसी संदर्भ में क्या बोलते हैं, कर्तव्य के लिए की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। मतलब क्या है कि हमें कर्तव्य को कर्तव्य समझकर संपादित करना चाहिए। ठीक है, परिणाम से उसका औचित्य निर्धारित नहीं होता। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। मतलब क्या है, कांट ये बताते हैं कि कर्तव्य के लिए अवधारणा में कि जो में हमें कर्तव्य को कर्तव्य समझकर उसको संपादित करना चाहिए, परिणाम को सोच करके नहीं। परिणाम से इसका औचित्य निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा आता है सद्गुण नीति शास्त्र। सद्गुण नीति शास्त्र किसमें आता है? इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत। इसी के 3 भाग हैं। ठीक है, एक परिणामवादी, एक परिणाम निरपेक्ष और एक सद्गुण। ठीक है, किसके? मानकीय नीति शास्त्र के। ठीक है, तो इसमें है सद्गुण में। इसके अनुसार क्या है कि सद्गुण से युक्त जो व्यक्ति है और जो निर्णय लेता है और कार्य करता है वही उचित होता है। इसी रूप में कर्म के परिणाम के बजाय कर्ता के चरित्र को नैतिकता का निर्धारक मानते हैं। इसके सबसे जो प्रमुख व्यक्ति हैं सद्गुण नीति शास्त्र के, वो कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात वगैरह जो थे। अब आप जब बात कर रहे होंगे सद्गुण की तो जो PSIR में पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु और प्लेटो को पढ़ा होगा वो जानता होगा वर्च्यू को उन्होंने कितना महत्व दिया, सद्गुण को उन्होंने कितना महत्व दिया। ठीक है, तो सद्गुण नीति शास्त्र क्या है कि इसमें क्या कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में ये नीतिगत नीति शास्त्र जो है सद्गुण वाली दिखाई देती है। सुकरात क्या बोलते हैं? सुकरात ये बोलते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान कौन बोलता है? ये सुकरात ही बोलते हैं। ठीक, और प्लेटो के दर्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के सद्गुण को बताए गए हैं। 4 प्रकार के सद्गुण को बताते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
जो नैतिकता होती है, ठीक है, और नैतिकता वो क्या है, वो पहली बात कि वो अपरिवर्तनशील या निरपेक्ष उसको नहीं मानते, ठीक है। तो सद्गुण नीति शास्त्र में क्या है कि सद्गुण से युक्त व्यक्ति जो निर्णय लेगा और कार्य करेगा वो उचित होगा। सद्गुण से युक्त व्यक्ति, यहाँ आप सद्गुण की बात नहीं, सद्गुण से युक्त व्यक्ति। और फिलोसोफिकर किंग जो प्लेटो के जो बताया दार्शनिक राजा, वो दार्शनिक राजा वही था जो सद्गुण से युक्त व्यक्ति था, और वो जो निर्णय लेगा वो क्या होगा, उचित होगा। इस रूप में जो कर्म का परिणाम होगा वो उस परिणाम के बजाय कर्ता के चरित्र को नैतिकता के निर्धारक मानता है। आप इस पर ध्यान दीजिए, मतलब कर्ता का चरित्र कैसा है, चरित्र, कर्ता का चरित्र, काम करने वाला का चरित्र क्या है, परिणाम कुछ भी हो पर कर्ता का चरित्र जो है वही नैतिकता का निर्धारण होगा। मतलब सद्गुण से जो युक्त व्यक्ति होगा वही जो है नैतिकता का निर्धारण होगा। यानी प्लेटो का फिलोसोफिकर किंग का जो कॉन्सेप्ट था दार्शनिक राजा का, वो सद्गुण से युक्त व्यक्ति था। अब वो कुछ भी निर्णय ले, ठीक है, उसको नैतिकता का निर्धारक या नैतिक निर्णय माना जाता था। इसीलिए साम्यवाद का दर्शन, यानी उसको बोलते हैं साम्यवाद का प्रवर्तक भी पहला बोलते हैं। तो उसको साथ साथ जो प्लेटो को हम लोग एक जो क्या बोलते हैं कि अधिनायकवाद का प्रणेता के रूप में भी बहुत लोग उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं कि उसी तरीके से आलोचना होती है कि उन्होंने क्या बोला, कर्ता के चरित्र को ही उन्होंने नैतिकता का निर्धारक का पथ मान लिया, नैतिकता का निर्धारक का मानक मान लिया, ठीक है। तो आपने देखा कि मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लूँ, नीति शास्त्र के 3 आयाम हैं, 3 भाग में बांट कर देख सकते हैं। पहला है नॉर्मेटिव इथिक्स यानी मानकीय नीति शास्त्र, दूसरा है अप्लाइड इथिक्स, तीसरा है मेटा इथिक्स। हमने नॉर्मेटिव इथिक्स में देखा कि किसी भी नैतिक नियम या मानकों सिद्धांतों के आधार पर जो है उसकी नीति के नैतिक नियमों की स्थापना होती है और मानव का आचरण उसी के आधार पर उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं, ठीक। और उसी का उद्देश्य क्या होता है कि मानव जीवन का मार्गदर्शन करके व्यक्तिगत सामाजिक हित में सामंजस्य हो और सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो। तो नॉर्मेटिव इथिक्स को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है परिणामवादी, परिणाम जिसमें सिर्फ परिणाम ही प्रधान होगा, ठीक है, उसका जो बाकी चीजें हैं क्रियाकलाप है उचित अनुचित उसका कोई मतलब नहीं है। परिणाम निरपेक्ष दूसरा है, जिसमें कि परिणाम क्या है कि किसी भी कर्म के उचित अनुचित का निर्धारण क्या परिणाम के आधार पर न होकर के मूल्यों नियमों के आधार पर होगा, ठीक। और तीसरा इसके कांट प्रबल समर्थक हैं जिनका कर्तव्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, ठीक। और तीसरा है सद्गुण नीति शास्त्र, यानी जिसमें क्या है कि सद्गुण से जो युक्त व्यक्ति होगा वही निर्णय लेगा तो उचित होगा, बाकी कोई निर्णय अनुचित होगा, नैतिकता से निरपेक्ष होगा, ठीक है। तो उसमें कर्ता के चरित्र को जो है उसका निर्धारक मानते हैं, जिसमें इसमें सबसे प्रबल समर्थक सुकरात, प्लेटो और अरस्तुवादी जो है यूनानी विचारक रहे हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा टॉप आता है आपका अप्लाइड इथिक्स, मतलब दूसरा यहाँ पे अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र यानी अप्लाइड इथिक्स आता है, ठीक है। तो अप्लाइड इथिक्स में क्या है, इसमें जो है तत्कालीन महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसमें आपने देख लिया क्या कि तत्कालीन महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का नैतिक समाधान ढूंढने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्ति को नैतिक रूप से जागृत करके ज्वलंत मुद्दों पर नैतिक सोच विकसित की जाती है, जिससे व्यक्ति की नैतिक चेतना का विकास होता है। मतलब क्या है कि अप्लाइड एथिक्स में तत्कालीन तौर पे जो कुछ भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो कुछ भी क्या होगा कि मतलब घटनाएं घटी होंगी या कुछ उसकी महत्व होगा, तत्कालीन महत्व की कोई भी जो जरूरतें होंगी उसके आधार पर व्यवहारिक समस्या का क्या करते हैं हम लोग, नैतिक समाधान ढूंढते हैं और इसी में व्यक्ति को क्या करते हैं, नैतिक रूप से जागृत करते हैं। ज्वलंत मुद्दों पर व्यक्ति के अंतर जो है क्या करते हैं, नैतिक सोच को विकसित करते हैं और इसमें नैतिक चेतना का विकास भी उससे होता है। और यहाँ पे क्या है, नैतिक समाधान का यहाँ पे इसमें आशय क्या होता है कि क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, 2 बातों पर इस पर विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे मतलब दैनिक समस्याएं जो है तत्कालीन महत्व क्या आएगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स आ सकता है, मेडिकल इथिक्स, मीडिया इथिक्स, पर्यावरणीय इथिक्स, ठीक है, बिजनेस इथिक्स, ठीक। तो इसमें क्या है, मतलब इसमें हम लोग व्यवहारिक समस्याओं की बात करते हैं। मतलब दैनिक जीवन में जो कुछ भी व्यवहारिक समस्याएं आएंगी उसका नैतिक समाधान किस में ढूंढा जाएगा, अप्लाइड एथिक्स में ढूंढा जाएगा। यानी नीति शास्त्र का एक दूसरा आयाम हो गया। पहला आयाम क्या था, पहला आयाम था नीतिगत निर्णय नियम आधारित बातें। दूसरा मतलब व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढेंगे किस पे, तत्कालीन सोच पे, तत्कालीन स्तर पे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी मैं फ्लोचार्ट में दिखाऊंगा। और तीसरा आता है अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या है, तीसरा पार्ट है मानव नीति शास्त्र के आयाम का। तो मेटा एथिक्स में क्या है हम लोग कि नीति शास्त्र की क्या है, एक नवीन शाखा है, एक नई शाखा है, जिसमें क्या है नैतिक निर्णयों के स्वरूप, मतलब उसका स्ट्रक्चर, फिर नैतिक शब्दों के अर्थ, इसके आदि को स्पष्ट करते हैं। जैसे शुभ का अर्थ क्या है, उचित का अर्थ क्या है,
यहाँ नैतिक निर्णयों को संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक में वर्णित करते हैं। इसे क्या करते हैं, इसलिए विश्लेषणात्मक जो नीति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक, मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे जो है शब्दों को स्पष्ट करते हैं, इसके स्वरूप को, निर्णयों को, स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। एक नई शाखा है, ठीक है। इसमें आलोचनात्मक अध्ययन होता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, स्पष्टीकरण होता है। इसमें क्या होता है, इसे विश्लेषणात्मक, इसीलिए नीति शास्त्र कहते हैं। इसमें विश्लेषण भी होता है, इसे विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र कहते हैं। इसमें चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, इसको सिद्धांतों से तटस्थ होकर के जो कुछ भी नीति शास्त्र द्वारा स्वीकृत नैतिक निर्णय है उसका विश्लेषण करते हैं, उसका आलोचना करते हैं। इसीलिए इसमें मेटा एथिक्स बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे क्या है कि इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो है कि नैतिक शब्दों के अर्थों को क्या करना है और नैतिक निर्णयों का अर्थ स्पष्ट करना है, और उसका स्पष्टीकरण के साथ साथ क्या है, उसका विश्लेषण भी करना है, विश्लेषण भी करना है। उन युक्तियों तर्कों की निष्पक्ष परीक्षा भी करनी है, निष्पक्ष परीक्षा भी करनी है, जो क्या करते हैं, निर्णयों के उचित या अनुचित के जो निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि उसका सबका कुछ क्या करना है, कुछ ना कुछ जो है उसका उस सैद्धांतिक तौर से अलग हट करके हमें उसके व्यवहारिक तरीके से विश्लेषण करके, आलोचना करके, अध्ययन करके, स्पष्टीकरण करके उसको सामने रखना होता है। ठीक है, और ये एक नई विधा के रूप में विकसित हुआ है। इसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्र से है जहाँ मानव के कर्मों का कुछ न कुछ समस्याएं होती है, जैसे सरोगेसी, गर्भपात, विस्थापन, मृत्युदंड, शरणार्थी समस्या इत्यादि, जो नए नए जो मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं मानव जीवन के, मानव कर्मों के कारण। ऐसे में हमने ये देख लिया कि नीति शास्त्र के आयाम क्या क्या हैं। ठीक है, अब नीति शास्त्र के आयाम को एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया है। अब फ्लो चार्ट में अब ये बताया है कि इसको आपको याद कर लेना है, और इसको अगर आयाम पूछ दिया तो इस फ्लो चार्ट को बना दिए आप, तो समझ लीजिए भरपूर नंबर मिलेगा और ये आपको रिवीजन में आसानी करेगी। ठीक है, नीति शास्त्र के आयाम टॉपिक है, तो फ्लो चार्ट एकदम आराम से समझते हैं। उसके 3 भाग होते हैं। एक है नीति शास्त्र के मानकीय नीति शास्त्र, दूसरा है अनुपयुक्त नीति शास्त्र, ठीक, तीसरा है अधिनीति शास्त्र। ठीक है, मानकीय यानी नॉर्मेटिव इथिक्स, इसको बोलते हैं अप्लाइड इथिक्स, इसको बोलते हैं मेटा इथिक्स। ठीक, तो मानकीय नीति शास्त्र में 3 भाग आते हैं। एक आता है परिणाम सापेक्ष, जिसमें परिणाम को ही महत्व देते हैं, उसमें कर्म किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका क्या नैतिक है, नैतिक उस पर नहीं देते हैं, मैंने परिणाम के आधार पर ही नैतिकता का निर्धारण होगा, परिणाम सापेक्ष। दूसरा आता है परिणाम निरपेक्ष, इसमें परिणाम के आधार पर नैतिकता का निर्धारण न करके बल्कि उसके कर्मों पे और उसके जो जिस पाथ का फॉलो करके परिणाम को पाया गया है उस पे क्या होता है, नीतिगत शास्त्र नैतिकता के अनुरूप है या नहीं उसका निर्धारण करते हैं। और तीसरा है सद्गुण नीति शास्त्र। सद्गुण नीति शास्त्र में जो है हम लोग क्या करते हैं कि कर्ता के चरित्र की बात करते हैं, न कर की जो क्या है कि अन्य चीज़ों के, कर्ता के चरित्र पे ही जो मतलब सद्गुण से जो युक्त चरित्र होगा उसके यानी कर्ता के चरित्र पे ही क्या होगा, नीतिगत शास्त्र नीतिगत चीज़ें हैं या नहीं हैं, नैतिक चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसके हम निर्धारण करते हैं। तो नीति शास्त्र के आयाम के अंतर्गत हमने देख लिया कि मानकीय नीति शास्त्र के 3 भाग हैं। अब आता है अनुपयुक्त नीति शास्त्र यानी कि अप्लाइड नीति शास्त्र। इसमें क्या होता है, तत्कालीन महत्व की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। व्यवहारिक समस्याओं को जो है हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, नैतिक समाधान खोजते हैं। किसका, जो तत्कालीन महत्व की व्यवहारिक समस्या होगी। ठीक, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे नैतिक मुद्दे आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे शरणार्थी समस्या हो गया। अभी वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भी चल रहा है, तो ऐसे में जो अब वहाँ से गाजा पट्टी में जो है, गाजा पट्टी में जितनी बमबारी और जो चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से लोग भागेंगे, वहाँ से शरणार्थी होंगी। तो शरणार्थी समस्या कहाँ होगी, मिडिल ईस्ट में जो शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी, अन्य देशों पर ये दबाव बनेगा। तो शरणार्थीगत समस्या ये एक होती है, नैतिक मुद्दे हैं, क्या उन्हें हमको जो है आश्रय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एक बहुत बड़ा ये विवाद का विषय रहा है। ठीक है, संसाधनों पर दबाव कितना पड़ेगा, सब चीज़ें। सरोगेसी संबंधी जो है ये भी चीज़ें रही हैं, गर्भपात संबंधी चीज़ें रही हैं, विस्थापन संबंधी चीज़ें रही हैं। तो ये क्या नैतिक मुद्दे हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र भी आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत क्या आ गए, अब इसके अंतर्गत ये तो मुद्दे हो गए। अब क्षेत्र में मीडिया एथिक्स, क्या मीडिया एथिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। मीडिया एथिक्स में हमें मीडिया के किन धर्मों का, नैतिकता का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से उसे खबरों का विश्लेषण करना चाहिए, खबरों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मीडिया एथिक्स में आती हैं। चिकित्सा एथिक्स में आती हैं, पर्यावरणीय एथिक्स है, प्रशासनिक एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है। इसके किसके अंतर्गत आता है, आपके अप्लाइड एथिक्स यानी अनुप्रयुक्त एथिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें तत्कालीन महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का नैतिक समाधान हम लोग खोजते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र और मुद्दे आते हैं।
अब आता है तीसरा आयाम जो है अधिनीति शास्त्र, मेटाएथिक्स। इसमें क्या है, इसमें नैतिक निर्णय जो लिए गए हैं, शब्द को, स्वरूप को, अर्थ को क्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसकी आलोचनात्मक वर्णन करेंगे और साथ साथ जो है उसे स्पष्टता दे करके उसे हम सामने रखेंगे, जिससे क्या है लोगों के बीच में ये क्लियरिटी आए, एक नया विधा ये नीति शास्त्र के अध्ययन का अधिनीति शास्त्र मेटाएथिक्स निकली है। ठीक है, तो नीति शास्त्र के आयाम में हमने देख लिया खूब अच्छे से फ्लो चार्ट में भी और ये डिफिनेशन के साथ साथ, और ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। मतलब क्या है कि इतने छोटे छोटे से क्लासेस में आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो वीडियोस को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए, अन्य लोगों के पास भी शेयर करिए। आपको कंटेंट ये कैसा लगा, घंटों की और लाखों की जो कोचिंग आपका समय बर्बाद कर रही है, उससे अच्छा है कि आप ये 20 मिनट आधे घंटे की जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, कम से कम इसको अगर आप देख लेंगे तो आपका जो है सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा वादा है जनवरी तक हम लोग चारों जीएस पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये आपको एकदम बने रहिए साथ में और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए। ठीक है, धन्यवाद।